गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं अमित सर। आप लोगों को मैं फिज़िक्स का ऑनलाइन क्लास दे रहा था और कल मैंने एक फार्मूला डिराइव कराया था जो कि क्या था, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है ना। और ये किस चैप्टर का था? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। मैं बीच से ही स्टार्ट किया हूँ किसी कारण से। ठीक है ना। तो जो भी चीज़ जो पहले की टॉपिक है वो भी मैं आगे की वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल मैं आगे चलता हूँ कोर्स को लेकर के। ठीक है ना। तो जहाँ तक मैंने समझाया था E इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो इसी के आगे हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है ना। इस चैप्टर के जो बिगिनिंग पार्ट है उसको भी मैं वीडियो बना के जब समय मिलेगा तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मेरा यहाँ तक हुआ था क्लास में, तो इसके आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसके आगे लेके चलते हैं V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आया था कि नहीं, ये V जो होती है इसमें V क्या था? V इसमें था टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है। और E क्या था? E तो आपको पता है E इज इक्वल टू क्या है? EMF होता है ऑफ सेल। ठीक है ना। और I क्या है? धारा है या करंट कह सकते हैं। और R क्या है इसमें? R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, यहां तक समझ में आ गया था। ठीक। तो इसके आगे क्या करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये मान लीजिए कि जितना आपके सेल का ईएमएफ है, ओके, और उतना ही अगर मान लो पूरा टोटल वोल्टेज मिल जाता है, तो उस कंडीशन में E इज इक्वल टू वी हो जाता है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर आपके सेल में कोई आंतरिक प्रतिरोध है ही नहीं, मतलब जितना आपने ईएमएफ का सेल लिया, जितना आपका सेल है, ठीक है ना, जितना आपका सेल का ईएमएफ है और उतना ही टोटल आपको आउट में वोल्टेज मिल जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1.5 वोल्ट का बैटरी लेके आए हैं, वो उसका ईएमएफ हो जाता है और इतना ही टर्मिनल वोल्टेज देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? इक्वल टू वी होता है। बात समझ में आ रहा है इतना? ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा, अब बताइए, अगर एक बात बताइए, ओम्स लॉ क्या बताता है हमको? व्हाट इज द ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है? जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो पोटेंशियल होती है उस करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी इक्वेशन क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। ये इक्वेशन निकलता है कि नहीं? बताइए, ये इक्वेशन निकलता है? समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन निकलेगा। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग एक काम करें, यहाँ से अगर हम लोग I निकालने की कोशिश करें तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है, ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बताइए, ओम्स लॉ है। ठीक है। और ओम्स लॉ का ग्राफ आपको पता है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। तो ठीक है ना, V और यहाँ पे अगर मान लो I होगा तो इसमें ऐसे ग्राफ प्राप्त होता है। तो बेसिकली अगर ओम्स लॉ का लगाएं तो इससे I की वैल्यू क्या निकल सकती है? V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। बोलो बेटा, क्या ये चीज समझ में आ रही है? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, इस यहाँ से अगर I की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख सकते हैं क्या? देखो, यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो बेटा, ये इक्वेशन फिर से लिखो। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तुम लोग सोचोगे कि सर ये स्टेप्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो वैरायटी तरह के, बहुत तरह के इक्वेशंस। जब हम लोग क्लास 10th में जो एक कुछ फार्मूला चैप्टर में पढ़े थे करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में, तो उसमें पावर के बहुत से इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़ा था। तो V इज इक्वल टू जो है, सॉरी, P इज इक्वल टू वी आई पढ़ा था, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बहुत तरह के इक्वेशंस थे। वो सब जो है ना, एक अलग अलग क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं और उसका अलग अलग फार्मूला उस क्वेश्चन की तरह उसमें अप्लाई करते हैं। सिमिलरली बेटा, अगर इस फॉर्मूले में अगर हम लोग कोशिश करें अगर I की वैल्यू को अगर निकालने के लिए, तो फिर I की वैल्यू कैसे निकलेगा? सो बेसिकली I के, सॉरी, R, सिर्फ R को अगर मैं यहाँ से इस I की वैल्यू को रखना चाहूँ इसमें, तो कैसे पुटअप कर सकता हूँ? देखो, V माइनस E हो जाएगा। अगर ये वाला E इधर आया तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आई आर। ओके, सिर्फ अगर इस माइनस को अगर हटाना चाहे तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? अगर इस माइनस को मैं हटाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? माइनस कॉमन आउट लेंगे तो E माइनस वी इक्वल टू आई आर।
बोलो बेटा सर R इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, E माइनस वी अपॉन में I हो जाएगा क्या, बोलो बेटा ये चीज हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया है बेटा, बस इस इक्वेशन को ही लेकर के मैं क्या कर रहा हूं, आगे पीछे कर रहा हूं। आज की क्लास में यही सब होगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। आपकी बुक में भी बहुत, एक सेकंड बेटा, आपकी बुक में भी बहुत से इक्वेशंस इस तरह के बताया गया है, तो आपको देख करके समझ में आए, इसीलिए मैं इसकी स्टेप्स को बता देता हूं। सो अगर इस आई की जगह पे अगर वैल्यू को पुटअप करेंगे ओम्स लॉ से जो मैंने निकाला था इस वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा, आर इक्वल टू ई माइनस में वी अपॉन में, इस आई की जगह पे क्या रख देंगे, वी अपॉन आर रख देंगे। बोलो बेटा ओके। अच्छा यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एक और रिलेशन R इक्वल टू वी माइनस ई माइनस वी, सॉरी बेटा क्या हो जाएगा, E माइनस वी, और ये जब R ऊपर चला जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, R यहां चला जाएगा। ठीक है, बोलो बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है। एंड देन R इक्वल टू क्या इक्वेशन आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्वल टू R ब्रैकेट में E अपॉन वी माइनस में 1। ठीक है, ये रिलेशन कैसे आया, सर आप E बहुत गंदा लिखते हैं, क्या करें बेटा, लो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, छी। ठीक, अब यहां पे देखो बेटा ये रिलेशन कैसा है, ये जो एलसीएम है इसको मैं सेपरेट कर दिया हूं, मतलब कहने का मतलब क्या है, R इक्वल टू R E अपॉन वी अपॉन माइनस V अपॉन V, तो V से भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इसके बाद ये स्टेप हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये भी एक रिलेशन है, और ये रिलेशन हम कह सकते हैं, ये रिलेशन क्या है कि अगर मान लो कि इंटरनल धारा जो है, अगर मान लो सर्किट में करंट की वैल्यू दिया ही नहीं है, सो उस कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज अगर दिया है तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है, देन आर का इक्वेशन ये आ जाएगा। क्लियर है, समझ लीजिए इसको बढ़िया से। कोई डाउट है, आपको अच्छे से क्लियर तो हो रहा है। देन आर का इक्वेशन क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, मैंने क्या किया इसमें से आई को एलिमिनेट कर दिया। इस इक्वेशन में जो मैंने लिखा था, इक्वेशन क्या था, ये वाला इक्वेशन से आई को अगर एलिमिनेट कर रहा हूं तो मैं आई की इस जगह पे मैंने वी अपॉन आर रख करके वो वाला इक्वेशन लाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास लास्ट इक्वेशन क्या आया था, लास्ट इक्वेशन आया इसमें R इक्वल टू E माइनस वी, सॉरी यहां पे तो 1 आ गया था ना, ये आ गया था। ठीक, लेकिन ये तो एक इक्वेशन हुआ। अगर हम लोग ऐसे करते कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर जो था, चलो ये एक फॉर्मेट आया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, लेकिन बार बार गलत, माइनस आई आर ये वाला इक्वेशन है बेटा। काफ़ी बार मैं गलती से इसमें भी आर लिख देता हूँ, कैपिटल आर। यहाँ कैपिटल आर बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि वो जो है ये जो प्लेस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए है, और ये इसमें स्मॉल आर ही होगा। बात समझ में आया, कैसे आया था वो मैंने बताया था। हर एक फॉर्मूला इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब देखो बेटा v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आ गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता है कि ये कैसा है, ये है आपका क्या है, ये है आपका ये है टर्मिनल वोल्टेज। जब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज की जगह वैल्यू रखेंगे तो v इज इक्वल टू आई आर ही होगा, इसमें कैपिटल आर, बिकॉज ये जो R होगा इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगा, वो एक्सटर्नल सर्किट में लगी होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो ये बैटरी, ये सेल था, ठीक है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी। सो बेसिकली ये जो तुम्हारे पास ये बाहर का सर्किट है, इसमें जो वोल्टेज जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्या होगा,
V होगा, ठीक है, बात समझा रहा ना, ये V होगा। और ये जो तुम्हारा जो है इसके इसमें ये हो जाएगा कैपिटल EMF, ठीक है। सो इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा R है, ठीक है। और करंट कैसा फ्लो हो रहा है, करंट तो I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस V के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू IR। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है। तो यहां पे अगर इस वैल्यू को मैं पुटअप कर दूं तो IR इक्वल टू E के जगह पे मैं क्या लिख दूं, E की जगह E रहने दो, माइनस IR, ठीक है। अब देखो I को कॉमन ले सकते हैं, IR प्लस IR इक्वल टू E। यहां से I कॉमन आउट करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, R प्लस R, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, E हो जाएगा, ठीक है। सो I इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, E अपॉन में R प्लस R, ठीक है। सो बेसिकली आप समझ सकते हैं यहां पे जो E है ये क्या है, EMF ऑफ सेल है, और कैपिटल R क्या है, रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, लिख लीजिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है। ये एक फॉर्मूला बन सकता है। अब आप देखिए, जो आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे ना, तो ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे, V इज इक्वल टू IR पढ़े थे। बोलो, V इक्वल टू IR। यहां से I की वैल्यू निकालना हो तो क्या था, V अपॉन R इक्वल टू I। अब यहां से ध्यान से देखो बेटा, यहां पे जो अगर मान लो यहां पे मैं कुछ किया नहीं हूं, यहां पे जो ये वोल्टेज है ये क्या है, सेल का EMF है, इसीलिए मैंने E लिखा हुआ है। और अपॉन में R जो है ये क्या है, R तो रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। अब इसके आगे जितनी भी आंतरिक प्रतिरोध या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, हिंदी में भी जानना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस जितनी भी जुड़ना चाहे जोड़ सकते हैं। R1 R2 R3 क्वेश्चंस में पूछे भी जाते हैं, 2-3 अभी मैं आगे क्वेश्चंस में टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें आएंगे, कई सारे आंतरिक प्रतिरोध आता जाएगा। तो बेसिकली ये भी ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तक फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हो गई आप लोगों को, कमेंट में बताइएगा। जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेटा फॉरवर्ड करिएगा, ताकि मेरा भी कुछ इसमें बाकी बच्चों का भी जो है कुछ भला हो सके, ठीक है ना। कोशिश यही है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक। चलो डियर स्टूडेंट, इसके आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके क्लास 12 के फिजिक्स में पूछे जाते हैं। टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक सेल जो बनता है ना, सेल क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट से बना हुआ एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर केमिकल बड़ी होती है और जिससे करंट फ्लो होती है, ठीक है ना, ठीक। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब कॉम्बाइन की बात आती है तो आप क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो बेसिकली रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं दो प्रोसेस से, फर्स्टली इज इन सीरीज एंड अनदर वन इज पैरेलल। बोलो बेटा। सो क्लियर है ना कि सीरीज और पैरेलल कैसा था, याद आ रहा है ना कि देखो सीरीज में जो रेजिस्टेंस जोड़ने से R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था, और पैरेलल का केस में क्या हुआ था, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आया था। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। सो अगर कॉम्बिनेशन बोला जाए सेल का, तो सेल कैसे बनता है और सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बनता है, तो बताया। एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको अच्छे से समझो। देखो बेटा, सेल को भी हम लोग दो प्रोसेस से कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन मतलब जोड़ सकते हैं। एक होता है इसको सीरीज में करें, या फिर एक दूसरा होता है पैरेलल करें, ठीक है। तो सेल को भी जोड़ने के यही दो प्रोसेस होते हैं।
चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज समझेंगे सीरीज के बारे में, कैसे सीरीज में हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, कि सेल को सीरीज में कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट में। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम बना के कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे एक सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक है। अब मान लो फिर यहाँ पे सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, यहाँ लगा दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, वैसे 3 लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि तीनों का जो ईएमएफ है बेटा ये बराबर है। मैं तीनों का ईएमएफ बराबर, क्या बराबर नहीं रख के, अगर आपने बराबर रखा है, अगर क्वेश्चन में बराबर ना हो तो हर तरह के प्रॉब्लम्स जो है आएंगे, लेकिन एक जनरल फार्मूला में बता रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह की जो है कॉन्सेप्ट से लगता है। मान लो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आर है और इस सेल के साथ ये भी जुड़ा है, इसको भी आर मान लिया, इसको भी मैं आर लेट कर लिया, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा ऊपर के अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ही यहाँ पे एक स्विच में जोड़ दिया। ओके, सो बेसिकली ये है तुम्हारा डायग्राम, ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में करंट कैसे फ्लो होगा? ऑलवेज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। करंट की फ्लो यहाँ बड़ी वाली प्लेट को पॉजिटिव एंड छोटे वाले को नेगेटिव, ओके, सो इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इसमें कई सारे सेल लगे हुए हैं इस सर्किट में। ये सर्किट है कैसे? सीरीज वाला है। इसका सर्किट है कैसा? हाँ, मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की टॉपिक है। इसमें 2 टॉपिक क्या है, एक है सीरीज वाला। तो सीरीज में क्या होता है, देखो एक के बाद एक लगे हैं कि नहीं, ये भी एक सेल है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, ठीक है ना। अब तीनों का ईएमएफ भी इक्वल है। तो अगर मैं ये बताऊं कि नेट ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, नेट ईएमएफ ऑफ सेल, अगर मैं ये बोलता हूं तो क्या होगा, मान लो कि ये कई सारे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं एक एज ए एग्जाम्पल में 3 लिया हूं, लेकिन अगर मान के चलो अगर इसी तरह से कई सारे लगे होते हैं, इसके बाद एक और लगे होते, इसके बाद और लगे होते, तो मैं ये डायग्राम तो इतना बड़ा बना नहीं पाऊंगा। तो मैं सोच लो कि अगर एन टाइम तक है तो इसमें एन टाइम तक क्या हो जाएगा, ईएमएफ भी हो जाएगा कि नहीं। नेट सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन टाइम हो जाएगा। आप जानते होंगे ना, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जहाँ तक वो जुड़ता जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स तक। और इसी के साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना हो जाएगा, एनआर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से, क्योंकि अगर आपके पास एन भी ई जो है एन टाइम्स है, तो ऑलवेज जो आर होगा वो भी एन टाइम्स होगा। डायग्राम में 3 बना है, इसका मतलब ये मत समझो कि 3 जुड़े हैं, इसमें कई सारे, मान लो कि इसके आगे जुड़ा हुआ है। मैं उस डायग्राम को बना के दिखा रहा हूँ, इसके आगे डॉट डॉट करके एन टाइम्स तक जो ईएमएफ का जो है ये सेल जॉइंट है, और इसका जो ईएमएफ है, सॉरी, वो ई है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसका है वो क्या है, आर है। तो एन टाइम्स तक उसका क्या हो जाएगा, आर भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया। तो अब इस सर्किट में सबसे पहले यहाँ तक समझ में आया। अब ठीक है, तो अब मान लो यहाँ से करंट कैसे फ्लो होगा, आई करंट। सो अब यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना है, कैपिटल आर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना है, कैपिटल आर है, ध्यान देना। सो एंड करंट flowing in circuit is equal to I. ओके, सो इक्वेशन क्या बनेगा,
बाय द ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर पढ़े हैं। सो I इक्वल टू क्या था इसमें, V अपॉन R, ठीक। अच्छा, इसी पैटर्न में I तो यही रहेगा, जो यहाँ पे जो V है वो सेल का EMF वर्क करेगा यानी NE हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस होगा, तो नेट रेजिस्टेंस नीचे कितना होगा, ये तो तुमको समझाने के लिए बताया था, तुम लोगों को बेटा समझाने के लिए किया था। ये लाइंस तुम्हें समझ में आया तो ये बताओ कि नेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना हो जाएगा, R प्लस NR हो जाएगा टोटल, मतलब ये भी R और इसके साथ ये भी टोटल R, सब जुड़ जाएगा एक साथ ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा R प्लस NR। अब बोलोगे सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया। बेटा अभी इससे पहले एक इक्वेशन मैंने लिखा था, तो इक्वेशन मैंने क्या लिखा था, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R मैंने लिखा था, अभी प्रूफ भी करवाया था। तो आप समझ पा रहे हैं कि वहाँ पे E जो था वो EMF ऑफ सेल है, ठीक है। R क्या है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उसी के साथ आपके पास ये इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन जो आया वो इक्वेशन किस लिए आया, ये इक्वेशन आया जब हम लोग सेल को सीरीज में ज्वाइन करते हैं। सर बेटा देखो एक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बाद मैं जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं आगे की लेक्चर्स अपलोड करूँगा तो आपको वेरिएशन समझ में आएगा। एक चीज़ को अच्छे से समझ लेना अच्छी बात है, ठीक है ना। बहुत ढेर सारी चीज़ें एक साथ समझ लेंगे वो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बच्चों की मेंटेलिटी ऐसा नहीं होता है कि एक बार में अगर बहुत ज़्यादा लोड कर दें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है और चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करते चलना है। अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है कि सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो। सो केस एक बता देते हैं। अगर मान लो कि केस हो ऐसा कि मान लो कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बहुत 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 बड़ा है NR से, ठीक है, या कह सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर है, ये भी कह सकते हो, यानी ये चीज क्वांटिटी बहुत छोटा है। तो फिजिक्स में आप जानते हैं कि नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट मतलब जो है कोई चीज़ अगर ना के बराबर है, वो बहुत कम है, तो उसको हटा देते हैं। अगर हटा देते हैं, डाइपोल के केस में भी मैंने L को भी हटाया था, आपको याद होगा। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन R हो जाएगा। बोलो बेटा, NE अपॉन में R हो जाएगा। सो इस केस में आप मैक्सिमम करंट गेन कर सकते हैं। इस केस में आप मैक्सिमम करंट गेन कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो करंट आएगा वो I मैक्स आएगा, ठीक है। आपको पता है कि ये जो डिनोमिनेटर में अगर मान लो कि अगर बढ़ती जाएगी तो ये I तो घटता जाएगा। डिनोमिनेटर से अगर मान लो कि NR को हटा दें तो फिर क्या होगा, क्वांटिटी ये वाली बढ़ जाएगी। बात समझ में आया ना, ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ घटेगी। तो इस चीज़ को बड़ा करने के लिए क्या करें, इसको हटा दें, तो हटा दिया तो ये चीज़ मैक्सिमम I करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला मैंने आज डिराइव करा है वो डिराइव किस लिए करा है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड सीरीज। अब इसके बाद जब अपलोड करेंगे तो आगे मैं पैरेलल भी बताऊंगा, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल मत लेना, सारे कोर्स कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो स्कूल में नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। एक टीचर यही चाहता है कि उसको वो जिस तरह से हो पाए वो हेल्प करे तुम लोगों को, ठीक है। तो मेरा कोशिश यही रहेगा, आप लोग सारे बच्चे जो देख पा रहे हैं कि अच्छे से तुम लोगों को समझा पाए। तुम लोगों का सेशनल जो इस बार का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है सबको बहुत अच्छे से मैं तैयारी करा पाऊँ, ठीक है। स्कूल में नहीं करा पाऊँगा तो ऑनलाइन कराऊँगा, ठीक। बेस्ट ऑफ लक बेटा। अब इतना तैयार कर लो, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक। रिवाइज़ करते रहना बेटा।